एवरीबॉडी वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ की 4th वीडियो। हर वीडियो की तरह इसमें भी 10 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 10 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री, जब इंडिया में कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी, इंडिया रिसीव्ड मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम मैनी कंट्री। इंडिया को कई कंट्री से मेडिकल इक्विपमेंट रिसीव हुए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रिसीव की बात हुई है, ये बाय नहीं किए गए हैं। ओके, ये एज ए एड आए हैं डिफरेंट कंट्री से। ठीक है, ऑन विच अकाउंट एंड विच साइड इट विल बी रिकॉर्डेड, कौन सी ये अकाउंट में शो होगा और कौन सी साइड, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये आपने बताना है। ऑप्शन दिया है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट डेबिट साइड। देखिए, क्योंकि ये एक तरह से फॉरेन कंट्री से एड आई है तो ये एक यूनिलेटरल ट्रांसफर है और यूनिलेटरल ट्रांसफर हमारे करंट अकाउंट में शो होते हैं। अब करंट अकाउंट ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है, ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। अब क्योंकि ये एड हमें रिसीव हुई है तो ये हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि करंट अकाउंट और क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजम्पशन कर्व इज स्ट्रेट लाइन ड्यू टू, कंजम्पशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है किसकी वजह से, जीरो इनकम लेवल की वजह से, कांस्टेंट मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वजह से, इन्वर्स इन कंजम्पशन की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, हमें पता है कंजम्पशन कर्व कैसे जाती है, ऊपर की तरफ को जाती है। ओके, यहाँ से शुरू होगी और ऊपर को कंजम्पशन कर्व जाएगी। अब कंजम्पशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन होने का क्या रीज़न है, देखिए हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी वाई। यहाँ पे ए क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे हम सी बार से भी डिनोट करते हैं। बी क्या है हमारा, मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम, और वाई क्या है हमारी नेशनल इनकम। अब अगर मान लीजिए हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हो जिसमें ये कंजम्पशन फंक्शन है 30 प्लस 0.75 वाई, ये कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 है, यानी जब इनकम जीरो होगी तब भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे हम इनकम जीरो रख के देखें तब हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या आ जाएगा, तो हम 30 की कंजम्पशन कर रहे हैं, ये है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर आप इनकम इंक्रीज करते चलें तो कंजम्पशन कैसे इंक्रीज होगा, 0.75। अगर इनकम 100 है तो ये 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30 होगा। अगर इनकम 200 है तो 0.75 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनकम 300 है तो 0.75 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट अमाउंट से ही इंक्रीज होगी, हमेशा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है और वो कांस्टेंट क्या है, 0.75। तो हमेशा जब भी इनकम इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से जो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है और वो कांस्टेंट क्या है, 0.75, यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम की वैल्यू जो हमें दी गई है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कांस्टेंट मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, ये कंजम्पशन कर्व जो इंक्रीज हो रही है वो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वजह से इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर आपने इनकम इंक्रीज करी तो उससे कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, टोटली मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो ये लाइन ज़्यादा स्टीप होगी, यानी कि थोड़ी सी इनकम इंक्रीज करने से आप ज़्यादा कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये कंजम्पशन लाइन स्टीप हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक द्वारा जो क्रेडिट क्रिएट किए जाते हैं वो ख़त्म हो जाता है प्रोसेस कब। देखिए, हमें पता है हमारे बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं और क्रेडिट कितना हम क्रिएट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है। ओके, और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है कि लीगल रिजर्व रेशियो कितना है, क्योंकि हमें पता है मनी मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, 1 में लीगल रिजर्व रेशियो। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि लीगल रिजर्व रेशियो 20% दिया गया है। ठीक है, और अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 5। तो अगर हमारे इनिशियल डिपॉजिट बैंक में 100 रुपीज़ जमा हुए, बैंक इसका 80% जो है वो लोन के तौर पर दे देगा और अपने रिजर्व में, जो कि लीगल रिजर्व रेशियो है हमारा, रिजर्व में 20% रख लेगा, यानी 20 रुपीज़ रख लेगा। अब ये बैंक ने जो 80 रुपीज़ लोन के तौर पर दिए हैं ये वापस बैंक में डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अब बैंक इसका दोबारा से 80% लोन के तौर पर दे देगा, जो कि 64 है, और रिजर्व में रख देगा 16 रुपीज़। अभी 64 लोन के तौर पर बैंक ने दिए हैं, ये दोबारा बैंक में डिपॉजिट होंगे। बैंक इसका फिर 80% जो है वो लोन पे दे देगा, 20% रिजर्व में रख देगा। ये परसेंट लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, 64 का 20% रिजर्व में रखेगा और 80% लोन के तौर पर दे देगा।
अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक टोटल डिपॉजिट कितने नहीं हो जाते, टोटल डिपॉजिट 5 गुना नहीं हो जाते। यानी अगर 100 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट आए थे आपके पास, तो टोटल डिपॉजिट 500 जब तक नहीं हो जाते। और रिजर्व कितना नहीं हो जाता? रिजर्व हमारा इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता। इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं? 100। तो हमारा टोटल रिजर्व जो बैंक के पास होगा वो 100 रुपीज़ होगा, और बैंक ने लोन के तौर पर कितना दिया होगा? 500 माइनस 100 यानी कि 400 बैंक लोन के तौर पर दे देगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इनिशियल डिपॉजिट हमारे रिजर्व के इक्वल नहीं हो जाते। जो बैंक के पास टोटल मनी रिजर्व पड़ा है वो हमेशा प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक के द्वारा कब खत्म हो जाता है? जब फ्रेश डिपॉजिट विद द बैंक बिकम जीरो, ये गलत है। जब रिजर्व रेशो बिकम जीरो, ये भी गलत है। रिजर्व रेशो तो जीरो नहीं होगा, रिजर्व रेशो हमेशा जीरो से ज़्यादा ही रहेगा। मनी मल्टीप्लायर बिकम जीरो, ये भी गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 थी जो कि कांस्टेंट रही थी, क्योंकि रिजर्व रेशो में कांस्टेंट है। टोटल मनी रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, जब टोटल मनी रिजर्व जो है वो किसके इक्वल हो जाते हैं? इनिशियल डिपॉजिट के। ये हमारा मनी रिजर्व है टोटल, और ये इनिशियल डिपॉजिट है। तो ये डी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम IMF विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये बात बिल्कुल सही है। हमने लोन लिया हुआ था, अब वो लोन वापस कर दिया है किसको? IMF को, तो वो डेबिट साइड में होगा। किसी भी तरीके से पैसा अगर हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है तो वो डेबिट साइड एंट्री है। ओके। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू अ स्टेट वेयर डेबिट साइड एक्सीड क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस कब होगा? जब डेबिट साइड ज़्यादा हो क्रेडिट साइड से। ये गलत स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस तब होता है जब क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट से, यानी हमारी कंट्री में पैसा ज़्यादा आ रहा हो एज़ कम्पेयर टू जितना हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है उससे। तो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या रहा है? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट 1 ठीक है और स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि सेल्स जो की गई है फार्मर्स के द्वारा, बेकर के द्वारा, रिटेल सेलर के द्वारा। ये है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये है वैल्यू एडिड। अब फार्मर ने 1000 रुपये की सेल करी और वो वैल्यू एडिड उसका 1000 रुपये था, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं है। अब हमें बताना है फर्स्ट मिसिंग नंबर, सेकेंड मिसिंग नंबर ये, और थर्ड मिसिंग नंबर ये। ठीक है। तो पहला मिसिंग नंबर क्या रहा है कि बेकर द्वारा कितने रुपये की सेल की गई। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी थी जो बेकर ने आउटपुट बेचा है उसकी। देखिए हमारे बेकर ने 1000 रुपये की इंटरमीडिएट कंजम्पशन करी थी, यानी 1000 रुपये का रॉ मटेरियल लिया और उससे सामान बनाया, तो 1000 रुपये खुद की तरफ से ऐड कर दी है वैल्यूज़ ने। ओके, तो इसके प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2000 हो जाएगी। तो पहला मिसिंग फिगर है हमारा 2000, तो वो ऑप्शन बी में भी दिया है, ऑप्शन सी में भी दिया है। नेक्स्ट फिगर है कि उन्होंने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है। अब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगी? 2200 प्लस 2000, 4200 प्लस 1000, 5200, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी एक बार थर्ड वैल्यू भी निकाल लेते हैं। थर्ड वैल्यू क्या कह रही है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है रिटेल सेलर की, और हमें पता है रिटेल सेलर ने 2200 का सामान बेचा, जिसमें उसके द्वारा खुद वैल्यू ऐड की गई थी सिर्फ 200 रुपये। तो उसने जो बचे हुए 2000 रुपये हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की है, यानी उसने 2000 का रॉ मटेरियल लिया, उसमें 200 रुपये की वैल्यू ऐड की गई और 2200 रुपये का वो सामान बेचा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ उसमें पीछे है कि टोटल वैल्यू एडिट कितनी है, यानी ये फोर्थ पॉइंट, ये क्या बता रहा है? टोटल वैल्यू एडिट। और टोटल वैल्यू एडिट कितनी हो जाएगी? 1000 प्लस 1000, 2000 प्लस 200, 2200। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी टू कंज्यूम इज 0.8, हमें पता है APC क्या होता है? कंजम्पशन अपॉन में इनकम होता है, जिसकी वैल्यू इन्होंने 0.8 हमें दे रखी है। एंड नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 4000 करोड़। हमें सेविंग निकालनी है। ओके, हम यहाँ से कंजम्पशन निकाल सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि कंजम्पशन अपॉन में इनकम इन्होंने दिया होगा 0.8 और हमें इनकम दी हुई है इन्होंने 4000, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0.8 के। तो कंजम्पशन आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई में 4000। ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, ये आ जाएगा 3200। तो आपकी कंजम्पशन जो है वो 3200 है, इनकम जो है वो 4000 है। तो आप कितना सेव कर रहे होंगे? 4000 रुपये में से आप 3200 रुपये कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो बच गए कितने सेविंग के लिए? सिर्फ आपके पास 800 करोड़ रुपए बच गए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए कस्टोडियन टू नेशंस रिजर्व RBI कीप्स, हमें पता है RBI नेशन के रिजर्व का कस्टोडियन होता है। ओके,
अब एज ए कस्टोडियन वो रिजर्व रखता है फॉरेन करेंसी को भी, वो रिजर्व रखता है गोल्ड को भी, वो रिजर्व रखता है फॉरेन ट्रेजरी बिल्स को भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25, एमपीएस की वैल्यू हमें दी हुई है 0.25 और एमपीएस हमें पता है क्या होता है डेल एस अपॉन में डेल वाई। इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट 250 करोड़, इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है हमें 250 करोड़। देन फाइनल चेंज इन इनकम विल बी डेल वाई इन्होंने पूछी है और हमें पता है इन्वेस्टमेंट से इनकम में कितना चेंज होगा ये बताता है हमें मल्टीप्लायर, क्योंकि मल्टीप्लायर होता है डेल वाई अपॉन में डेल आई। लेकिन मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें चाहिए डेल वाई निकालने के लिए, डेल आई तो इन्होंने हमें दिया हुआ है और मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन में एम पी एस और एम पी एस है हमारा 0.25, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 0.25, पॉइंट हटेगा ऊपर 100 लगेगा, ये कितने से जाएगा 4 से, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये 4 हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू में डेल वाई डिवाइड बाई डेल आई, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दी गई है 250। तो अगर हमने डेल वाई निकालना है ये इस साइड चला जाएगा, यानी कि 250 मल्टीप्लाई में 4, तो ये हो जाएगा 1000 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। कंजम्पशन फंक्शन कैसे दिखते हैं, सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी वाई, ठीक है। अगर इसे हमें फंक्शनल रिलेशनशिप की फॉर्म में लिखना हो तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चलेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता चलेगा, क्योंकि हमें पता है ऑटोनोमस कंजम्पशन कांस्टेंट है, एनपीसी की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है वाई, तो जैसे जैसे वाई चेंज होगा हमारा कंजम्पशन चेंज होगा। तो सी इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ वाई, यानी कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग इमेज इंडिकेट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस इमेज से आपको क्या पता लग रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। देखिए एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि एक ही बॉक्स रखा है, इंपोर्ट में बहुत सारे बॉक्स रखे हैं, यानी कि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट से, ठीक है। यहाँ पे इसे करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है 2 लोगों के द्वारा, यानी गवर्नमेंट एजेंट अगर हम इन्हें माने तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या चला हुआ है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चला हुआ है। हमें पता है जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की सिचुएशन होती है। तो व्हाट डज द फॉलोइंग इमेज इंडिकेट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इंडिकेट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमें क्या बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट बताता है। तो ये थे अभी तक के मैक्रो के 10 क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन। ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज ए मेजर रीजन ऑफ राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड। देखिए 2 टाइप के फार्मिंग मेथड है। अब नया फार्मिंग मेथड जो चला है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड है। तो उससे पहले जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में जो हम फार्मिंग कर रहे थे उसे हम कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड अब बोलते हैं। तो ये कन्वेंशनल ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले वाला मेथड मत सोच लीजिएगा, ये कन्वेंशनल यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की ही बात हो रही है। तो इसके एडवांटेज क्या थे, हायर आउटपुट इसका एडवांटेज था, ये बिल्कुल ठीक है। वाइडर रेंज भी था, ये बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ ध्यान दिया गया था वीट पे और राइस पे, लेकिन बाद में और फसलों में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट पहुंचा था। तो वाइडर रेंज भी ठीक है, हायर आउटपुट भी ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ही लगाएंगे। जबकि प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें हाइड वेराइटी सीड्स चाहिए थे, हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ के लिए तो हमें क्रेडिट की ज़रूरत पड़ी थी ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसके लिए आरआरबी इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि फार्मर्स को जो है लोन मिल सके कम इंटरेस्ट रेट, बिकॉज जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी सी कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी थी। पर यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, वर्ल्ड बैंक का अदर नेम क्या है। देखिए वर्ल्ड बैंक का अनदर नेम है इंटीग्रेटेड बैंक, ये गलत है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसोर्सेज, ये भी गलत है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो है यूरोप का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए, यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए यूएसए के द्वारा आईबीआरडी की स्थापना की गई थी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट स्थापित किया गया था 1944 में, ठीक है। अब इसी बैंक ने आईडीए के साथ मिलकर, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर
बनाया वर्ल्ड बैंक। ओके, तो IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मेन एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, और इसके साथ मिलकर यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर ये बन गया था वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक में 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ते हैं जिसे हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस ग्रुप में 3 अदर एजेंसी कौन कौन सी है? एक है IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट एजेंसी है मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट एजेंसी है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो ये 3 एजेंसी प्लस इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन पांचों को मिला के बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, ये एस्टैब्लिश कब किए गए थे? 1944 लिखेंगे हम, यानी वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1944 में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्ल्ड बैंक का पहला नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर डैश एंड डैश टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, यानी वो काम करने के लिए योग्य हैं, एंड दे आर विलिंग टू वर्क, और काम करना चाहते भी हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैपेबल एंड विलिंग, यानी कि लोग जो है वो काम करने के लिए योग्य भी हैं और काम करना चाहते भी हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ऑल हैव आइदर वेरी हाई पॉपुलेशन और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, या तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। इनमें से कौन सा रीज़न उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, यहाँ पे मेनली 3 रीज़न है। फर्टिलिटी रेट रीज़न है, पॉवर्टी रीज़न है, एंड इलिटरेसी रीज़न है। बर्थ रेट इसका रीज़न नहीं है, क्योंकि बर्थ रेट कॉन्सिक्वेंस है फर्टिलिटी रेट का। ओके, तो यहाँ पे मेन रीज़न जो है वो फर्टिलिटी रेट है, पॉवर्टी रेट है, लेकिन इलिटरेसी भी इसमें इंक्लूडेड है। अब हमें लेकिन चाहिए है कोई भी 2 करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, वैसे तो इसका आंसर बनना चाहिए पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, लेकिन ऑफिशियल आंसर की माने तो इसमें फर्टिलिटी रेट और पॉवर्टी जो है वो आंसर दिया हुआ है। अब इसका एक रीज़न हो सकता है कि पॉवर्टी की वजह से इलिटरेसी आती है, बिकॉज जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से वो और गरीब रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलिटरेसी और पॉवर्टी इसका आंसर होना चाहिए था। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर है वो है 1 and 3, यानी फर्टिलिटी रेट एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये ब्लर है, इसे ध्यान से देखिएगा। आपने करेक्ट कॉम्बिनेशन बताने हैं यहाँ पे। पहला कॉम्बिनेशन कह रहा है लाइसेंसिंग ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लाइसेंसिंग लागू कर दी गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? MRTP एक्ट 1969 के अंतर्गत। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, करेक्ट पेयर है ये बिल्कुल। सेकंड कह रहा है करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन एंड ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल इज ए स्टेबलाइजेशन मेजर। ये गलत है। देखिए, ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल जो होता है वो स्टेबलाइजेशन मेजर के अंदर आता है, लेकिन करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन यहाँ पे गलत ऐड किया गया। ठीक है, तो अगर ये अकेला लिखा होता कि ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है आपने, तो उसे स्टेबलाइजेशन मेजर कहते हैं। बिकॉज अगर आपने बजट वाला चैप्टर पढ़ा है तो बजट वाले चैप्टर में बजट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी में ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आए, ज़्यादा डिफ्लेशन ना आए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबलाइजेशन मेजर यूज़ करती है। और वो स्टेबलाइजेशन मेजर क्या है? टैक्स को आप बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम कर देंगे अगर इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो वो स्टेबलाइजेशन मेजर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अभी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें करेक्टिंग द BOP सिचुएशन भी ऐड कर दिया गया है। ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता, ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, ये स्ट्रक्चरल मेजर नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट पेयर कौन सा है? एक है 7 जो 1 दिया हुआ है, यानी MRTP एक्ट, मोनोपली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट आया था 1969 में, जिन्होंने लाइसेंसिंग लागू कर दी गई थी ताकि कोई भी कंपनी जो है वो मोनोपली ना बना ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंश्योर द रिडक्शन इन द फिजर ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। फिजर्स का मतलब है यहाँ पे गैप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काम किया है जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में गैप रह गए हैं उसे फिल करने का। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो है वो हर रूरल एरिया में नहीं पहुँच पाया। तो इसी जहाँ पे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम नहीं पहुँच पाया वहाँ सोशल हेल्प ग्रुप ने बहुत मदद करी है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी हुई है। द बोरोइंग फ्रॉम द सोशल हेल्प ग्रुप मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन
पर्पस बाय इट्स मेंबर, ये भी बिल्कुल सही है। जो सोशल हेल्प ग्रुप जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उसमें जो मेनली बोरोविंग की जाती है वो कंजम्पशन पर्पस से ही की जाती है, क्योंकि इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग होते हैं वो वेरी पुअर कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। और वेरी पुअर कैटेगरी को पैसों की जरूरत होती है मेनली कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उनकी इस कमी को दूर किया है। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी हुई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है पैसा ह्यूमन कैपिटल बनाने में, ठीक है, और उसकी वजह से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में बताना है कि ये क्या चीज़ दिखा रहा है। पहला बता रहा है ऑप्शन ह्यूमन फॉर्मेशन, ये गलत है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी एन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएटेड बाय चाइना इन 1958 एम्ड एट। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएट किया गया था चाइना के द्वारा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेंडिंग स्टूडेंट्स प्रोफेशनल टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, ये गलत है। ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर कैंपेन के अंदर आया था, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये 1965 में स्टार्ट किया गया था। इंकरेजिंग पीपल टू कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड, ये किया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में, लेकिन इसमें भी मेन ऑब्जेक्टिव हमारा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा सके कंट्री की मैसिव स्केल पे, क्योंकि जो मेन काम ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना ने किया था कि लोगों को मोटिवेट किया था अपने बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि मैसिव स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इनमें से कौन से जो है वो मेन फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के जब इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस मिली? एग्रीकल्चर एज द डोमिनेंट सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर हमारा डोमिनेंट सेक्टर था, ये अभी तक हमेशा डोमिनेंट सेक्टर रहा है एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के बहुत कम थे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन था एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये गलत है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका था, इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल तो हमारा बिल्कुल खत्म था, क्योंकि हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट कम हो रहा था और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा था, और एक्सपोर्ट जो हो भी रहा था वो सस्ता हो रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती, क्योंकि रॉ मटेरियल ये हमारा सस्ते दाम पे ले जाना चाहते थे फॉरेन कंट्री में, तो एक्सपोर्ट कम था और इम्पोर्ट ज़्यादा था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट एम्फेसाइज ऑन द नीड फॉर एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एज इट एक्सीलेट डेवलपमेंट प्रोसेस, यहाँ पे एक्सीलेट कर लीजिएगा, एक्सीलेटेड गलत है। इकोनॉमिस्ट जो है वो एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने पे, बिकॉज इससे डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है वो तेज हो जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, असर्शन इन्होंने बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका रीज़न दिया हुआ है कि एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और इनोवेशन में हेल्प करते हैं, ये भी बिल्कुल सही रीज़न है, ठीक है। क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस तेज हो जाएगा, एक्सीलरेट हो जाएगा। तो ये असर्शन भी ठीक है और इसका रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फ्रॉम मैक्रोइकोनॉमिक्स, 10 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।